गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए हम आज इस फर्स्ट स्टेज से जो प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन है उसको मैं समझाते जा रही हूँ। आप अपने नोटबुक में आपने जो नोट किया है उसको अपने सामने रखेंगे और मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन मीन्स होता है प्रदूषण और ये हमको जो ऐसे लिखना है वो प्रदूषण की समस्या पर लिखना है। तो आज जैसे कि आप कॉपी में आउटलाइन लिखेंगे, पिछले बार भी मैंने बताया था कि आउटलाइन आपको कैसे लिखना है ना। आउटलाइन लिखने के बाद ही आप जो इसमें पैराग्राफ दिया है उसको आप लिखेंगे। तो पहला हमने यहाँ पर लिखा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मीन्स होता है परिचय। टुडे पॉल्यूशन हैज़ बिकम अ वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम। जो पॉल्यूशन की आजकल के समय में पॉल्यूशन की जो समस्या है वो दुनिया में एक बड़ी समस्या है। इट इज़ कॉजिंग हैवी डैमेज टू ऑल लिविंग बींग्स। यह सभी जीवों के लिए एक भारी डैमेज के रूप में डैमेज का कारण बनी हुई है। द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन इज़ मोर सीरियस इन इंडिया। जो पॉल्यूशन की जो समस्या है वो इंडिया के लिए एक गंभीर समस्या है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल द एवर राइजिंग प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन इज बिग सिटीज़ लाइक कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, यहाँ पे कानपुर एंड भोपाल। यहाँ पे बोल रहे हैं कि इस समस्या को जो कि लगातार बढ़ती जा रही है इसको कंट्रोल करना बहुत ही क्या है, कठिन है ना। कहाँ कहाँ बढ़ गई है, जैसे कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कानपुर और भोपाल जैसे सिटीज़ में जो लगातार समस्याएं, जो पॉल्यूशन की समस्या जो बढ़ी, इसको कंट्रोल करना बहुत ही क्या है, डिफ़िकल्ट है। सेकंड देखेंगे मीनिंग ऑफ पॉल्यूशन। तो मीनिंग ऑफ पॉल्यूशन का अर्थ, pollution means entrance of harmful elements like dust, particles, smoke, poisonous element, bacteria, etc. यहाँ पे बताया जा रहा है कि pollution का अर्थ है कि हार्मफुल तत्वों का हमारे इन्वायरमेंट में क्या करना, प्रवेश करना। कौन कौन से एलिमेंट्स, डस्ट धूल के कण, स्मोक धुआं, पॉइजनस एलिमेंट है ना, विषैले जो एलिमेंट्स हैं, और बैक्टीरिया, इनका इन्वायरमेंट में प्रवेश करना ही यही क्या है, पॉल्यूशन का अर्थ है। दिस हार्मफुल एलिमेंट्स आर कंटिन्यूसली इनटू द एयर, वाटर एंड सॉइल एंड कॉजिंग वाइड स्प्रेड पॉल्यूशन। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो हार्मफुल एलिमेंट्स हैं, जो तत्व हैं, वो लगातार एयर के माध्यम से, वाटर के माध्यम से और मिट्टी के माध्यम से ये लगातार क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट में प्रवेश कर रहे हैं एंड कॉजिंग वाइड स्प्रेड पॉल्यूशन, और एक बड़े रूप में पॉल्यूशन को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन। द मेन काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन मीन्स होता है पॉल्यूशन के प्रकार। द मेन काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन आर, पॉल्यूशन के मुख्य प्रकार हैं, पहला एयर पॉल्यूशन, दूसरा वाटर पॉल्यूशन, तीसरा सॉइल पॉल्यूशन, सॉइल मीन्स होता है मिट्टी, फोर्थ है नॉइस पॉल्यूशन, नॉइस मीन्स ध्वनि, फिफ्थ है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, औद्योगिक जो पॉल्यूशन होते हैं उसके लिए, और सिक्स जो है रेडिएशन पॉल्यूशन, मतलब विकिरण से संबंधित पॉल्यूशन। तो ये आपके क्या हो गए, पॉल्यूशन के प्रकार। थर्ड है कॉसेस ऑफ पॉल्यूशन के कारण। मैन इज़ मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूशन। यहाँ पे बताया जा रहा है कि व्यक्ति सबसे अधिक जिम्मेदार है पॉल्यूशन के लिए देन एनी अदर नेचुरल पॉल्यूटिंग एजेंट। दूसरे प्राकृतिक प्रदूषण की अपेक्षा व्यक्ति इसके लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है। लाइक अर्थक्वेक, मतलब जिस तरह से भूकंप, साइक्लोन, चक्रवात, और वॉल्केनो इरप्शन, मतलब ज्वालामुखी विस्फोट, यानी कि इन सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन है, व्यक्ति। द मेन कॉजेस ऑफ पॉल्यूशन आर, सबसे जो मेन कारण है, मुख्य कारण पॉल्यूशन के क्या हैं,
पहला अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ पॉल्यूशन, लगातार ग्रोथ यानी कि ये बोल रहे हैं लगातार पॉपुलेशन जो है ना, जनसंख्या वृद्धि बढ़ने के कारण। दूसरा हैवी डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, बड़ी संख्या में या भारी मात्रा में जो हमारे वनस्पति हैं, जो जंगल है, उसके नष्ट होने के कारण। थर्ड है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू सिटीज़ एंड इंडस्ट्रियल एरियाज, नए शहर और नए उद्योगों के इस्टेब्लिशमेंट के कारण, स्थापना के कारण। अगला है रैपिड प्रोग्रेस ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योगों के लगातार बढ़ने के कारण। फिफ्थ है रैपिड प्रोग्रेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन के साधनों के बढ़ने के कारण। अगला है यूज़ ऑफ एक्सप्लोजिव इन माइनिंग एंड वॉर, जो खदान है, जो युद्ध है, उसके विस्फोट में उपयोग होने वाले कारकों के कारण। अगला है टेस्टिंग ऑफ एटॉमिक वेपन्स, है ना, आणविक जो हथियार है उसके परीक्षण के कारण भी। और अगला है रेडिएशंस फ्रॉम द सन, सन के द्वारा, सूर्य के द्वारा जो प्राप्त होने वाली विकिरण से भी क्या बढ़ता है, पॉल्यूशन बढ़ता है। तो ये सब क्या हो गए, पॉल्यूशन के कारण हो गए हैं। इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन के प्रभाव, ये हमारे जनजीवन या हमारे जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करती है उसके बारे में। पॉल्यूशन इज़ कॉजिंग हैवी डैमेज टू ऑल लिविंग बींग्स, पॉल्यूशन जो है वो जो जीवित प्राणी हैं उनके जीवन पर उनके जीवन को भारी रूप से प्रभावित करती है। सम ऑफ देम, उसमें से कुछ कारण हैं। पहला है एयर पॉल्यूशन इज़ कॉजिंग रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स लाइक अस्थमा, यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो वायु प्रदूषण है वो सांस संबंधी समस्याएं उत्पन्न करती है, जिस प्रकार से अस्थमा जो है वो सांस संबंधी क्या है, समस्याएं हैं। दूसरा ये बताया गया है कि क्लोरोफ्लोरो जो कार्बनिक कंपाउंड्स हैं आर मेकिंग होल्स इन द ओजोन लेयर, जो ये कंपाउंड जो हैं वो हमारे ओजोन लेयर पर क्या बना रहे हैं, होल बना रहे हैं, छेद बना रहे हैं, विच प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द इल इफेक्ट्स ऑफ इंफ्रारेड्स ऑफ द सन। और यहाँ पे बता रहे हैं, और ये जो ओजोन लेयर है वो हमारे अर्थ को, हमारे पृथ्वी को जो अल्ट्रा रेड रेज जो हैं, जो किरणें हैं, है ना, अल्ट्रा रेड्स जो सन के द्वारा, सूर्य के द्वारा जो आती है, उससे क्या करते हैं, बचाते हैं। किंतु क्लोरोफ्लोरोकार्बनिक कंपाउंड ओजोन लेयर पर क्या बना रहे हैं, छिद्र बना रहे हैं। तो इससे भी पॉल्यूशन का जो प्रभाव है वो हमारे जीवन में पड़ता है। थर्ड है वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन इज कॉजिंग डिसीज लाइक डिसेंट्री एंड जॉइंटिस, जो वाटर पॉल्यूशन है उसके द्वारा कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती, जैसे डिसेंट्री, है ना, और जॉइंटिस। इट इज़ आल्सो कॉजिंग हैवी डैमेज टू द मरीन लाइफ, और ये भारी रूप से जो जलीय जो जीवन है ना, उसको भी क्या पहुंचाती है, नुकसान पहुंचाती है। फोर्थ है नॉइस पॉल्यूशन इज़ कॉजिंग द प्रॉब्लम ऑफ मेंटल टेंशन एंड ब्लड प्रेशर, जो ध्वनि जो प्रदूषण होता है उससे हमारा मानसिक और हमारा जो ब्लड प्रेशर है उससे संबंधित समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। फिफ्थ है सॉइल पॉल्यूशन इज़ डैमेजिंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, जो सॉइल पॉल्यूशन है वो हमारे सॉइल की जो उपजाऊपन है उसको क्या कर रही है, डैमेज कर रही है। अगला है रेमेडी ऑफ द प्रॉब्लम, अब हम इसका उपचार क्या करें। रेमेडी मीन्स क्या होता है, उपचार। तो इसके उपचार कैसे हो सकता है, इफ़ वी टेक द फॉलोइंग स्टेप्स फॉर्मली, यदि हम ये जो स्टेप्स हैं, ये जो चरण है उसको दृढ़ता से यदि अपनाएं, वी मे बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द पॉल्यूशन अप टू सम एक्सटेंट, तो हम इस जो समस्याएं जो चल रही है उसको हल करने में क्या हो पाएंगे, समर्थ हो पाएंगे।
और किस प्रकार से? तो पहला है प्रोटेक्शन ऑफ आवर नेचुरल फॉरेस्ट। सबसे पहले हमको अपने फॉरेस्ट, जो प्राकृतिक जो जंगल हैं, उसको प्रोटेक्ट करना होगा, उसको बचाना होगा। दूसरा है प्लांटेशन ऑफ ट्रीज एंड न्यू फॉरेस्ट। हमको ट्रीज और नए नए जंगलों का निर्माण करना होगा। थर्ड है एप्लीकेशन ऑफ एंटी पॉल्यूशन गैजेट्स टू ऑल व्हीकल एंड फैक्ट्रीज। हमें जितने पॉल्यूशन जो गैजेट्स हैं, है ना, जितने भी प्रदूषण रहित जो गैजेट्स हैं, उन उस प्रकार के व्हीकल और उद्योगों का निर्माण करना होगा। फोर्थ है डेवलपमेंट ऑफ पॉल्यूशन फ्री फ्यूल्स। हमको प्रदूषण रहित ईंधनों का विकास करना होगा। फिफ्थ है बैनिंग द यूज़ ऑफ एक्सप्लोजिव। जो विस्फोटक चीज़ें हैं उसके उपयोग में हमको उसे बैन करना होगा, रोक लगानी होगी। अगला है बैनिंग द टेस्टिंग ऑफ न्यूक्लियर वेपन। जितने भी न्यूक्लियर जो हथियार है उसके परीक्षण में हमको क्या लगानी होगी? रोक लगानी होगी। तभी हम इस जो पॉल्यूशन संबंधित जो समस्याएं हैं उसका हम उपचार कर सकते हैं। कंक्लूजन, निष्कर्ष, नो प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व विदाउट द एक्टिव हेल्प ऑफ द कॉमन पीपल। यहाँ पे बोला जा रहा है कि सामान्य लोगों के फोर्थ डेवलपमेंट ऑफ पॉल्यूशन फ्री फ्यूल्स। हमको प्रदूषण रहित ईंधनों का विकास करना है। पांचवा है बैनिंग द यूज़ ऑफ एक्सप्लोजिव्स। जो विस्फोटक पदार्थ हैं उसके उपयोग पर रोक लगानी है। और सिक्स है बैनिंग द टेस्टिंग ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हथियार हैं, उसके परीक्षण पर भी हमको बैन लगानी, रोक लगानी है। अब देखेंगे कंक्लूजन, निष्कर्ष। नो प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व विदाउट द एक्टिव हेल्प ऑफ द कॉमन पीपल। ये जो समस्या है, यानी कि जो समस्या है उसका सॉल्यूशन जब तक सामान्य व्यक्ति के हेल्प के बिना, उसके सहायता के बिना इस समस्या से निपटा नहीं जा सकता है। सो एवरी मैन विल हैव टू कम अहेड टू मेक द पॉल्यूशन फ्री वर्ल्ड। इसीलिए सभी व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति को आगे आकर हमको एक प्रदूषण रहित वर्ल्ड का क्या करना है? निर्माण करना होगा। चलिए अब हम अगला जो हिस्से है उसे हम करते हैं। अगले हिस्से में बोला जा रहा है द पर्सन आई लाइक मोस्ट या अ ग्रेट मैन, है ना। आपको ऐसे व्यक्ति के बारे में लिखना है जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, या इसी क्वेश्चन को आपको अ ग्रेट मैन के नाम से दिया जा सकता है। तो हम ग्रेट मैन में किसका ऐसे लिख रहे हैं? महात्मा गांधी का। पहले की तरह ही आपको आउटलाइन लिखना है। आउटलाइन से पहले आप देखेंगे कि आपको कुछ कोटेशन ऊपर में लिखवाया गया है 4 लाइन का, तो आप उसे लिखेंगे आउटलाइन के पहले, और उसके बाद आउटलाइन आप बनाएंगे, और उसके बाद पैराग्राफ आप क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। पहला है इंट्रोडक्शन। महात्मा गांधी वॉज द ओनली मैन whom I admire most। महात्मा गांधी ऐसे व्यक्ति थे जिनकी मैं बहुत ज़्यादा क्या करती हूँ? आदर करती हूँ या प्रशंसा करती हूँ। ही वॉज द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द कंट्री। वह हमारे देश के सबसे प्रसिद्ध क्या थे? नेता थे। महात्मा गांधी पॉपुलरली नोन एज बापूजी। महात्मा गांधी को किस नाम से? बापूजी के नाम से क्या किया जाना जाता था? वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर स्थान पर हुआ। हिज फादर करमचंद गांधी वॉज द दीवान ऑफ राजकोट। उनके जो पिता, जिनका नाम करमचंद गांधी था, वो राजकोट के क्या थे? दीवान थे। हिज मदर पुतलीबाई
उनकी मदर पुतलीबाई, जो कि एक धार्मिक रिलीजियस लेडी थी, धार्मिक महिला थी। ही वॉज मैरिड एट एन अर्ली एज ऑफ द 13। इनकी गांधी जी की जो मैरिज है वो बहुत छोटे ही 13 साल की उम्र में हुई। सेकंड जो पॉइंट है हमारा है हिज एजुकेशन, उनकी शिक्षा। गांधी जी वॉज सेंट टू द स्कूल व्हेन ही वॉज 7 years ओल्ड। गांधी जी केवल जब 7 वर्ष के थे तो उन्हों कहाँ भेजे गए, वो स्कूल भेजे गए, यानी कि स्कूल जाना उन्होंने प्रारंभ किया। ही वॉज वेरी शाई, वह बहुत ही शर्मीले थे। ही डिड नॉट मिक्स विथ अदर स्टूडेंट्स, वो बहुत जल्दी किसी दूसरे स्टूडेंट से क्या नहीं करते थे, मिलते नहीं थे, मतलब उनका जो नेचर था वो मिलनसार नहीं था। ही वॉज एन एवरेज स्टूडेंट, वह एक औसत वर्ग के स्टूडेंट थे। बट ही वॉज वेरी सिंसियर एंड ओबीडियंट, किंतु वह काफ़ी गंभीर और आज्ञाकारी थे। आफ्टर पासिंग मैट्रिकुलेशंस, 12वीं की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद ही वेंट टू इंग्लैंड टू स्टडी लॉ एंड क्वालिफाइड हिमसेल्फ एज अ बैरिस्टर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो लॉ की जो पढ़ाई है उसको करने के लिए इंग्लैंड गए और वहाँ जाकर वो किस रूप में, एज ए बैरिस्टर, बैरिस्टर के रूप में क्या हुए, क्वालिफाइड हुए, उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। व्हेन ही रिटर्न टू इंडिया, और जब वह वापस भारत आए, ही स्टार्टेड हिज प्रैक्टिस ऑफ लॉ इन मुंबई, और उन्होंने किसकी, मुंबई में लॉ की क्या की, प्रैक्टिस की। लॉ जो है वो क्या है, एक कानून, जो कानूनी हम पढ़ाई करते हैं उसके लिए ये वर्ड यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि वापस इंडिया लौटने के बाद उन्होंने लॉ की जो प्रैक्टिस है उसको मुंबई में क्या किया, स्टार्ट किया। थर्ड है हिज पॉलिटिकल लाइफ, उनका राजनीतिक जीवन कैसे रहा उसके बारे में है। गांधी जी स्टार्टेड हिज पॉलिटिकल लाइफ इन साउथ अफ्रीका। गांधी जी ने अपनी राजनीतिक जो जीवन है उसको साउथ अफ्रीका में प्रारंभ की। ही फाउट फॉर द राइट्स ऑफ द इंडियंस लिविंग देयर, और वहाँ उन्होंने भारतीय लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। ही स्टार्टेड सत्याग्रह मूवमेंट एंड गॉट सक्सेस, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि उन्होंने सत्याग्रह जो आंदोलन था उसे प्रारंभ किया और उसमें क्या हुए, सफल हुए। आफ्टर दैट ही रिटर्न टू इंडिया, उसके बाद वो इंडिया वापस आए एंड टुक एक्टिविटी पार्ट इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ द कंट्री। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने देश के फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए संघर्ष किया और उसमें अपना एक्टिव पार्ट निभाया। ही बिकम अ लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के क्या बन गए, नेता बन गए। ही अलोंग विद द फॉलोवर्स फाउट ब्रेवली फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया, और उन्होंने अपने फॉलोवर्स मीन्स क्या होता है, साथी, अपने साथियों के साथ मिलकर इंडिया की स्वतंत्रता के लिए बड़ी बहादुरी से क्या की, लड़ाई की। एंड ही यूज द नेवर फॉर फीलिंग वेपन्स ऑफ ट्रूथ एंड अहिंसा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि उन्होंने सत्य और अहिंसा के अलावा किसी प्रकार के हथियारों का उन्होंने क्या नहीं किया, प्रयोग नहीं किया। हमको मालूम ही है क्योंकि वो सत्य और अहिंसा पर विश्वास करते थे, है ना, बिना हथियार की लड़ाई चाहते थे। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि उन्होंने सत्य और अहिंसा को अपनाकर, यानी कि दूसरे किसी प्रकार के हथियार का क्या नहीं किया, प्रयोग नहीं किया। ही स्टार्टेड मैनी मूवमेंट, उन्होंने कई आंदोलन को प्रारंभ किया गए। ही वॉज सेंट टू जेल मैनी टाइम्स, और इसके लिए वो कई बार जेल गए। एट द एंड ही स्टार्टेड द फेमस क्वाइट इंडियन मूवमेंट,
और यहाँ पे बता रहे हैं, और अंत में उन्होंने एक प्रसिद्ध क्वाइट इंडियन मूवमेंट आंदोलन की शुरुआत की एंड इंडिया बिकम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947। और इस मूवमेंट के बाद, इस आंदोलन के बाद जो भारत था वो 15 अगस्त 1947 को क्या हो गया, आज़ाद हो गया। फोर्थ पैराग्राफ देखेंगे। एज रिफॉर्मर, रिफॉर्मर मीन्स होता है सुधारक, सुधारक के रूप में उन्होंने हमारे समाज में क्या कार्य किए उसके बारे में है। महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट रिफॉर्मर, महात्मा गांधी जो थे वो एक समाज सुधारक थे, एक महान समाज सुधारक थे। ही रिस्पेक्टेड ऑल द रिलीजियस, वह सभी धर्मों का आदर करते थे। ही डिड मच फॉर द वेलफेयर ऑफ हरिजन्स, वो हरिजन जो थे, है ना, हरिजन एक कास्ट होता है तो वर्ग होता है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं जो उन्होंने हरिजन्स के उत्थान के लिए बहुत सारे कार्य किए। ही वॉज डेडली अगेंस्ट अनटच एबिलिटी, और यहाँ पे बता रहे हैं कि वो छुआछूत के बिल्कुल क्या थे, खिलाफ थे। ही सैक्रिफाइस्ड हिज लाइफ फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी, उन्होंने हिंदू मुस्लिम जो यूनिटी थी उसके लिए अपने जीवन को क्या कर दिया, समर्पित कर दिया, है ना। पीपल लविंगली कॉल्ड हिम बापू, और जो लोग हैं उन्हें बड़े प्यार से बापू कहकर पुकारते हैं। ही इज़ नोन एज राष्ट्रपिता, द फादर ऑफ नेशन, और हम उनको राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं या फिर फादर ऑफ नेशन के नाम से वो जाने जाते हैं। लास्ट जो है पैराग्राफ है हिज डेथ, उनकी मृत्यु। गांधी जी वॉज अ रिलीजियस मैन, गांधी जी एक धार्मिक व्यक्ति थे। ही बिलीव्ड इन गॉड, वो ईश्वर पर विश्वास करते थे। यूज्ड टू होल्ड प्रेयर मीटिंग इन बिरला हाउस इन दिल्ली एवरी इवनिंग, और वो हर शाम बिरला हाउस में क्या करने के लिए, प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए जाया किया करते थे। At one such meeting, he was shot dead by the weak man named नाथूराम गोडसे, यहाँ पे बताया जा रहा है। और उसी प्रेयर के दौरान, उसी प्रार्थना सभा के दौरान एक वीक मैन यानी कि एक बेकार व्यक्ति के द्वारा या दुष्ट व्यक्ति जिसका नाम नाथूराम गोडसे था, उनके द्वारा उन्हें क्या मार दी गई, गोली मार दी गई। और वो कब, ऑन 13 जनवरी 1948 को। हिज डेथ वॉज मोर्न ऑल ओवर द वर्ल्ड, और यहाँ पे बता रही है उनकी जो मृत्यु थी, उनकी मृत्यु से पूरा जो देश था वो क्या हो गया, शोक व्यक्त हो गया, यानी कि उन्होंने पूरा जो देश था उनके मृत्यु के प्रति क्या व्यक्त किया, शोक व्यक्त किया। अगला जो होमवर्क मैं दे रही हूँ वो आपको प्रोजेक्ट दे रही हूँ, ये आपको स्वयं ही करना है। और इसके लिए आप मार्केट से अजय माला की प्रोजेक्ट वर्क कॉपी जो आती है ना, नोट जो बुक आती है, उसको आप ले लीजिएगा और उसमें ही आप इस प्रोजेक्ट वर्क को करेंगे। तो ये दोनों प्रोजेक्ट जो वर्क है, अभी 2 प्रोजेक्ट मैं दे रही हूँ, वैसे आपका 4 प्रोजेक्ट है, पर ये दोनों प्रोजेक्ट को आपको अपने प्रोजेक्ट वर्क बुक में करना है। पहला प्रोजेक्ट है टेक एन इंटरव्यू ऑफ एनी वन पर्सन हु मे हैव इंस्पायर्ड यू द मोस्ट इन योर एरिया। आपको इस प्रोजेक्ट में क्या करना है, एक ऐसे व्यक्ति का इंटरव्यू आपको लिखना है जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हो, है ना, और वो आपके आसपास के एरिया का हो। तो इसमें आप अपने मदर फादर का भी इंटरव्यू को लिख सकते हैं, या उनके बारे में लिख सकते हैं, या फिर आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या आपके नेबर्स हो सकते हैं, कोई भी व्यक्ति, किंतु वो व्यक्ति जो है उनका कोई ऐसा
कोई ऐसी क्वालिटी जो आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित की हो, उनके बारे में आपको यहाँ पर क्या करना है, लिखना है। और ये आपके बुक में पेज नंबर 13 में आप देख सकते हैं, है ना, किस प्रकार से आपको दिया गया है, कैसे लिखना है, वो आपके पेज नंबर 13 में दिया है, प्रोजेक्ट वर्क करके दिया है, आप उसमें देख लेंगे। तो आपको सबसे पहले नेम लिखना है, वो व्यक्ति जो है नेम, उनका नाम लिखना है, फिर उन्होंने जन्म का स्थान लिखना है, उनके एजुकेशन के बारे में आपको लिखना है, ऑक्यूपेशन व्यवसाय यदि वो करते हैं तो व्यवसाय के बारे में लिखना है, उनके क्या कौन सा व्यवसाय करते हैं, है ना, जॉब, ये फिर है लीव, कहाँ रहते हैं वो, उनकी क्वालिफ़िकेशन, उनकी शिक्षा क्या है वो, और इंसिडेंट दैट इंस्पायर यू, और आप ऐसी कौन सी घटना है जिससे आप प्रभावित हुए हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। तो ये आपको पूरा दिया गया है 30 नंबर पेज पे, आपको पूरा कैसे आपको लिखना है वो दिया हो गया है। आप उसी के बेस पर किसी व्यक्ति जो भी व्यक्ति के बारे में लिख रहे हैं उनके बारे में पूरा डिटेल लिखेंगे, और हो सके तो उनसे संबंधित उनकी फ़ोटो भी आप लगाएंगे। आपको प्रोजेक्ट नंबर 2 दिया जा रहा है, उसको आपको करना है। सेकंड है मेक अ नोट, राइट अ नोट ऑन मदर टेरेसा या अब्दुल कलाम। हमको मदर टेरेसा या फिर अब्दुल कलाम के बारे में, दोनों में से एक के बारे में आपको क्या करना है, नोट लिखना है ना। आप इसको नेट में भी सर्च कर सकते हैं, आप इनके बारे में, यानी कि आपको इनके बारे में, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनकी क्वालिटी क्या थी, इनकी क्वालिफ़िकेशन क्या थी, और इन्होंने कौन कौन से ऐसे अवार्ड जीते या पाए, है ना, उनके बारे में पूरा डिटेल। आपको जो वर्डिंग होगा वो 100 से 150 वर्ड्स रहेंगे उस प्रोजेक्ट के उसमें, और उनके बारे में आपको लिखना है। तो इसके लिए आप नेट से सर्च भी कर सकते हैं, या आपको किसी बुक में यदि मिल रहा है उनके बारे में पढ़ने या लिखने, तो आप बिल्कुल उससे आप क्या करिएगा, आप अपने प्रोजेक्ट को तैयार करिएगा।